इतना बता दो, लास्ट अपना मेरे ख्याल से वो आंसर हो चुका था कि व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ ट्रेनिंग, बराबर है। विश यू अ वेरी हैप्पी गुडी पाडवा। थैंक यू सर। एक बात शेयर करनी थी, वो ये कि एग्जैक्टली यू ऑल नो दैट यू पीपल हैव बिग बर्डन ऑफ एग्जाम, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फॉर दैट। मैं हर बार आता हूँ ये बात समझाता हूँ कि जो भी हो रहा है लेक्चर्स में ना, यू अज्यूम दैट कि यही तुम्हारी पढ़ाई है। बाय द टाइम आई गो थ्रू एनी आंसर, जो भी आंसर आज हम लोग देखने वाले हो, सपोज इफ यू आर गोइंग टू गो थ्रू दैट आंसर, कौन सा आंसर, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आंसर। तो अगर ये आंसर आज हम लोग देख रहे हैं ना, तो वी आर गिविंग सम आवर इम्पॉर्टेंट टाइम टू दिस आंसर। इनफैक्ट आई एम टेकिंग द लेक्चर, भले ही मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन हम वो लेक्चर के अंदर भी टाइम दे रहे वो आंसर को। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना टाइम देने वाले, 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट्स, जो भी टाइम देने वाले। तुम ये अज्यूम करो कि ये जो टाइम हम दे रहे, इसमें हम लोग ये दोनों तीनों आंसर जो है ना यहीं पे पढ़ लेंगे। यू विल सी द डिफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पढ़ाई है तुम्हारी, अच्छा सबसे पहले तो आज मैं वो कीवर्ड और पॉइंट्स का फोल्डर दे देता हूँ, मतलब PDF दे देता हूँ। अमित के पास है, अमित कहाँ है, तो सेंड कर देना ग्रुप में, ठीक है? अरे रुको, कर देगा। तो जो भी टाइम हम लोग अलोकेट कर रहे हैं इसके लिए, पर्टिकुलरली हम लोग उस टाइम के अंदर वो आंसर पढ़ेंगे। मतलब इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट्स। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। बाय द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दैट आंसर, तुम लोगों का काम ये है कि तुम लोग उसी वक्त वो आंसर अच्छी तरह गो थ्रू भी कर लो, ताकि दोबारा उसको इतना डिटेल में देखने की जरूरत ना पड़े। एवरी देखो, पूरे आंसर्स देखने के इट विल टेक टाइम ऑल्सो। हम लोग जब टाइम दे रहे, क्वालिटी टाइम दे रहे अपना, तो साथ साथ में ये पढ़ाई भी पूरी कर लो। अभी सर पोर्शन खत्म करेंगे, सर विल एक्सप्लेन इट, और उसके बाद जाके हम पढ़ेंगे, मतलब इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। जो भी होना है अभी इसी वक्त होना है, बराबर है? ठीक है, तो पिछला कुछ रिवाइज करना है, जरूरी है करना, क्योंकि उसके लिए कीवर्ड्स थोड़ा गो थ्रू हो जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ PDCC में, टू द एंड दैट ISO objective can be accomplished, बराबर है? thepumik.com, development of employees, development of team spirit, process, universal application, multidisciplinary approach, integrated use of subsystem, key element in coping up with the problems, continuous process, objective oriented, maximum long term benefits, features of human resource management, बराबर है? Importance, swim and dance, social objectives, working relations, motivation, morale, development of employees career, availability of competent manpower, national significance, corporate image, competitive advantage, effective use of manpower. Important. फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू होता है HRP से। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्विजिशन फंक्शन, प्लेसमेंट फंक्शन, उसके बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलप, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओके। उसके बाद करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी, लेबर रिलेशंस, बराबर है? कॉम्पेंसेशन फंक्शन भी इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद HRP का प्रोसेस वेरी इजी, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, सप्लाई कंपैरिजन, नो डिफरेंसेस, टेक करेक्टिव, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, मॉनिटरिंग द मेन पावर। देन उसके बाद हम लोग ने शुरू किया जॉब एनालिसिस, स्कोर, प्रोसेस ऑफ studying and collecting information about response operations and responsibilities of specific job, divided into two parts, job डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। उसके अपने अपने कंटेंट्स है, वो भी एक बार गो थ्रू करो। मेरे हिसाब से और भी कुछ बोलना चाहूँगा इस मॉड्यूल 1-2 के बारे में, किस तरह से अपना पेपर डिजाइन होता है। सी आई एम नॉट हियर टू गिव व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग को पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ तो बोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इतना आसानी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता।
हाँ, बट उसका एक अच्छा प्लानिंग किया जा सकता है कि हम लोग क्या प्रायोरिटी वाइज पहले पढ़े। बात समझ रहे? ठीक है। उसके बाद शुरू होता है जॉब डिजाइन, 2 मेथड्स, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स में जॉब रोटेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। बराबर है? ये हो गया पार्ट। देन उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। बराबर है? यानी इसको याद रखने के लिए 2 वर्ड याद रखना जरूरी है, सर्चिंग एंड स्टिमुलेटिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, कीवर्ड इज ट्रिप, मैक्रो, ट्रांसफर, रिटायर्ड मैनेजर्स, इंटरनल एड्स, प्रमोशन, मैक्रो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, अदर सोर्सेज। उसके बाद शुरू होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में एक ही आंसर है, इनफैक्ट 2 आंसर है, एक ई सिलेक्शन प्रोसेस यानी ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, और एक द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मैनुअल। ठीक है। उसमें सबसे पहले जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजिंग द जॉब, इनिशियल स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन ब्लैंक, टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, मेडिकल चेक, फाइनल इंटरव्यू, जॉब ऑफर। And the same thing if it is going on online process, तो it is called online selection process। ये होता है अपना पहला मॉडल। लेट्स स्पीक अबाउट पहले मॉडल का पेपर यानी क्वेश्चन डिजाइन कैसा होगा। देखो, वी हैव द एक्चुअल देखा जाए तो हम लोग के पास 4 पार्ट्स है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं 3 पार्ट्स। विल डिवाइड द मॉडल नंबर 1 इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला ग्रुप है, जहां पे फीचर्स ऑफ HRM है, इंपॉर्टेंस ऑफ HRM है, देन फंक्शंस ऑफ HRM है। ये 3 आंसर है, मोस्ट प्रॉब्ली ये इंपॉर्टेंट 3 आंसर है। उसके बाद जो 2 आ रहा है ग्रुप, जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन का, और उसके बाद जो आ रहा है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। अब ये 4 पार्ट हो गए। मॉड्यूल नंबर 1 से 100% 3 क्वेश्चन तो आने वाले, जिसमें से तुमको 2 अटेम्प्ट करने। इज इट क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा ग्रुप आप ओमिट कर सकते हो। तुम समझ रहे बात को? आप कोई भी एक ग्रुप ओमिट कर सकते हो। कुछ समझ में आ रही बात? तो किसी ने सर पूछा, सर मैं फीचर्स ऑफ HRM करूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ HRM करूंगा, सर फंक्शंस ऑफ HRM छोड़ दूंगा, और अगर प्रॉपरली मॉड्यूल 1 में से वही आया तो क्या करूंगा? इसलिए वो ग्रुप वाइज तीनों आंसर करना हमारे लिए जरूरी है। ये चारों ग्रुप में से आप एक ग्रुप ओमिट कर सकते हो, ऐसा मतलब प्रायोरिटी वाइज। अगर आपके पास टाइम है आप चारों ग्रुप भी कर लो, बट कीवर्ड्स और पॉइंट्स तो हमेशा अपने पास रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया था HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी मैंने तब बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, HRP प्लस HRD, HRP प्लस HRD। HRP का जो पार्ट था वो मॉड्यूल 1 में कवर हो गया, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है HRD वो मॉड्यूल नंबर 2 में। इसके लिए सबसे पहले हमारा आंसर था फंक्शंस ऑफ HRD, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट defines human resource development as it's an integrated use of training and development, career development and organizational in order to improve individual, social and organizational effectiveness. Got it? ठीक है। functions of HRD, HRD का काम शुरू होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। याद आ रहा है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर प्रमोशन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, और वो सारे जो पार्ट्स है हम लोग देखें, उसमें ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन भी आता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कवर किए। बराबर है? देन वी स्टार्टेड विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू वेन कैशो, ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ प्लान्ड प्रोग्राम, ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ प्लान्ड प्रोग्राम which is undertaken to improve employees knowledge, attitude, skills and social behavior so that the performance of organization also improves considerably. Tom ABC ICE, importance of training and development, team spirit, optimum utilization of resources, motivation, absenteeism reduction, benefits to employees, corporate image, competitive advantage, innovation, corporate image या competitive advantage दोनों CC में आ गया, और एम्प्लॉयज टर्नओवर रिडक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आ सकता है। ठीक है। तो टॉम ABC आइस जो था वो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, और उसके बाद हम लोगों ने जो आंसर देखा मेरे ख्याल से वो था कि एक्चुअली आइडेंटिफाइंग द नीड्स, क्यों जरूरत है ट्रेनिंग की, कहां जरूरत है ट्रेनिंग की और कब जरूरत है ट्रेनिंग की, इसको एनालाइज करना, वो था हमारा नेक्स्ट आंसर, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये देखा था? डेफिनेटली इसमें हमको 3 चीज एनालाइज करना है। सबसे पहले
ये वाले आंसर के अंदर हमको 3 चीज एनालाइज करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है, उसको देखो, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, उसको एनालाइज करो, फिर ये देखो कि इंडिविजुअली कहां कहां ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके बाद यू डेवलप अ ट्रेनिंग प्लान। फिर ये तय करो कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड, जो अभी नेक्स्ट हम लोग आंसर देखने वाले मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनिंग मेथड अप्लाई करोगे, एंड देन उसके बाद कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है एम्प्लॉय से, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो सी कि व्हाट इज द रिव्यू ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम ट्रेनिंग दे रहे तो ट्रेनिंग के बाद हमको ये चेक करना बहुत जरूरी कि वाकई में जो ट्रेनिंग हमने एम्प्लॉयज को दी है उसका कुछ पॉजिटिव असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर वी हैव मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप काम करते हुए ट्रेनिंग लेते हो, काम भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी ले रहे हो, ऑन जॉब मेथड, समझे बात को, ऑन जॉब। लेकिन आप स्पेशली ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, स्पेशली ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ जॉब मेथड। क्या बोलेंगे, ऑफ जॉब। इज इट क्लियर? काम करते हुए ट्रेनिंग ले रहे हो, ऑन जॉब मेथड। काम को छोड़ के स्पेशली आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ जॉब। सबसे पहले देखेंगे ऑन जॉब मेथड। सबसे पहला नाम आता है जॉब रोटेशन का, जो हमने ऑलरेडी देख चुका है, कहां पे, जॉब डिजाइनिंग में। कहां पे, जॉब मॉडर्न मेथड्स ऑफ जॉब डिजाइनिंग में ये पॉइंट हम देख चुके हैं, जॉब रोटेशन। ए का काम बी को दिया गया है, बी का काम ए को दिया गया, सी को नहीं, ए को। रोटेट करना मतलब ए का काम बी को, बी का काम ए को, ताकि ए बी का काम भी सीख जाए और बी ए का काम। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलरली जैसे बैंक का एग्जांपल रहा, डेटा एंट्री ऑपरेटर है और कैशियर है। हमने कैशियर को डेटा एंट्री ऑपरेट करने लगाया और डेटा एंट्री ऑपरेटर को हमने कैशियर बना दिया। दोनों एक दूसरे का काम सीख जाएंगे, इससे ये भी पता चलेगा कि कौन ये काम ज्यादा बेटर कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी एक फायदा है उसका कि इन एब्सेंटी ऑफ ए के एब्सेंस में बी दोनों काम संभाल सकता है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट को ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, लेकिन जॉब रोटेशन, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, जॉब रोटेशन, बरोबर है। सीधा नेक्स्ट उसके बाद है अंडरस्टडी पोजीशन। व्हाट इज अंडरस्टडी पोजीशन? अंडरस्टडी पोजीशन मतलब यू आर लाइकली टू प्रमोट इन फ्यूचर टू दैट पोजीशन। अब वो बंदे जो भी है जिनके अंडर में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ही इज लाइकली टू गो समवेयर, उनका ट्रांसफर होने वाला है, या तो वो रिटायर होने वाले, या तो वो कहीं जाने वाले। बट बाय द टाइम हिज ईयर वो यहाँ पे है, उनके अंडर में हमने एक बंदे को रखा है ताकि वो उनका काम अच्छे से समझ जाए। इस तरह की ट्रेनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर स्टडी पोजीशन। इट इज ऑन जॉब मेथड, काम भी कर रहे हो और ट्रेनिंग भी ले रहे, ऑन जॉब मेथड। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? मेंटोरिंग। थर्ड, यू नो व्हाट, मॉडर्न बिजनेस ऑलवेज रिक्वायर, इफ यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, तो यू रिक्वायर अ मेंटर टू टेक मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर बिजनेस। कहा एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मेंटर जिसको मिल जाता है ना, ही इज वेरी लकी। कौन हो सकता है ये मेंटर? ये आपके ऑफिस एनवायरनमेंट का कोई एक सीनियर कलीग हो सकता है, जो आपको हमेशा एक अच्छी एडवाइस दे, अच्छी चीज बताए। वो ये बताएगा कि देख, यहां मैं गलत हुआ करता था, यहां मेरी मिस्टेक थी, तो तुम ये मिस्टेक्स ना करना। इज इट क्लियर? मतलब ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक यू अलर्ट, अवेयर अबाउट द सर्कमस्टांसेस, अबाउट द सिचुएशन। बात समझे? अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी ग्रेट लेजेंडरी प्लेयर, ही वॉज हैविंग अ मेंटर। ऐसे कई खिलाड़ी है जो लोग अपना खेल दिखाए, वो लोग हमेशा लोकल ग्राउंड्स पे ही खेले। इफ यू आर हैविंग अ मेंटर विथ यू, यू विल प्ले फॉर द कंट्री। कुछ समझे बात को? यू विल गो और यू विल अचीव द हाइट्स इफ यू हैव मेंटर विथ यू। इसीलिए जरूरी होता है कि जब भी आप कोई काम करें, आपके साथ कोई मेंटर होना बहुत जरूरी है। ऑफिस के एनवायरनमेंट में हमें कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें मेंटरिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? देन कोचिंग एंड काउंसलिंग, दोनों चीज जो है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझेंगे। कोचिंग इज अ क्लासरूम मेथड, मतलब क्लास में मैं तुमको पर्टिकुलरली बता रहा हूं कि भाई ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। प्रैक्टिकली मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम लोगों को दिखाऊंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कोचिंग, वेयर आई प्ले एन एक्टिव रोल। मैं एक्टिव रोल प्ले करके तुम्हारे को ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व किया जाता है, या ये काम किस तरह किया जाता है, या ये सॉफ्टवेयर किस तरह ऑपरेट किया जाता है, या इस तरह का जो एप्लीकेशन है उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कोचिंग। एंड सेम चीज अगर पैसिवली
वर्क एनवायरनमेंट के बाहर मैं तुमको अगर एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, तो उसे हम कहेंगे काउंसलिंग। बात समझे? आपके जो डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, आपकी जो दिक्कतें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आप वो मुझसे डिस्कस कर रहे हो, और डिस्कस करने के बाद आपका माइंड ओपन हो रहा है और आप वो चीज से डर नहीं रहे हो, इसे हम कहते हैं काउंसलिंग। बात समझे? तो दोनों चीज है, कोचिंग और काउंसलिंग, दोनों भी ऑन जॉब मेथड्स है। ठीक है। देन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज लाइक अंडर स्टडी पोजीशन जैसा था वैसा ही है। यू हैव कंप्लीटेड विद ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स। अब आपको डायरेक्टली परफॉर्म करना है काम, लेकिन आप कुछ काम, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद या डॉक्टर बन जाने के बाद भी यू कैन नॉट गो डायरेक्टली गो फॉर सर्जरी। यू हैव टू वर्क अंडर सम सीनियर डॉक्टर टू अंडरस्टैंड। डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करेगा तो पेशेंट तकलीफ में आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने जैसी चीज नहीं है। इज इट क्लियर? तो यू हैव टू वर्क एज एन अप्रेंटिस फॉर सो मेनी ईयर्स। बहुत सारे साल काम करने के बाद, अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद आप प्रॉपर परफॉर्म करने के लायक बन जाते हो, और इस तरह की ट्रेनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? प्लान्ड प्रोग्रेशन इज ऑल्सो लाइक जॉब रोटेशन। तुम समझ रहे हो बात को? जॉब रोटेशन में क्या किया था? ए का काम बी को दिया, बी का काम ए को दिया, लेकिन प्लान्ड प्रोग्रेशन में क्या है? आप मूवमेंट करोगे, रोटेट करोगे, लेकिन अपवर्ड स्टाइल में। अपवर्ड स्टाइल में, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज हियर, मिस्टर बी इज हियर, मिस्टर सी इज हियर, डी इज हियर। आपने डी को सी की जगह पे डाला है, सी को बी की, और बी को ए की जगह पे डाला। इज इट क्लियर? इससे क्या होगा कि बंदे को एक ओवरऑल लुक मिल जाएगा उसके जॉब का। समझो, मैं अगर मेरे सीनियर की जॉब जगह लेके काम करता हूं, तो मैं मेरा जॉब मेरे सीनियर की नजरों से देखूंगा। कुछ समझे? ताकि मेरे जॉब के टैलेंट में और भी इंप्रूवमेंट आए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लान प्रोग्रेस। ये भी एक तरह का रोटेशन है, ध्यान रखो। देखो, आई एम हियर टू क्लियर द कंसेप्ट। तो अपने पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी है, बहुत सारे, तो याद है तो आबाद है, वंस अगेन, वरना बर्बाद है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। आप लॉजिक समझो, कंसेप्ट को ध्यान में रखो। अब बात करेंगे हम लोग ऑफ जॉब मेथड्स की। ऑफ जॉब मेथड्स में ऐसा है कि यू आर गोइंग समवेयर पर्टिकुलरली टू टेक ट्रेनिंग। सबसे पहले मैनेजमेंट गेम्स। क्या है ये? मैनेजमेंट गेम्स। इनफैक्ट मैनेजमेंट गेम्स कई तरह के होते हैं, जहां पे आपको मैनेजरियल पोस्ट पे कई डिसीजंस लेना पड़ता है, और वहां पे आपको कई सिचुएशंस को गो थ्रू करना पड़ता है टू टेक द डिसीजंस। बरोबर है? जैसे फॉर एग्जांपल केबीसी कैसा होता है? यू हैव द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, यू हैव द 4 ऑप्शंस ए बी सी डी। आपको चुनना है कि राइट डिसीजन कौन सा है, और राइट डिसीजन कंक्लूड करने के बाद यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। इससे कई सिचुएशन से तुम गो थ्रू कर सकते हैं, और लाइक इस तरह के कई गेम्स खेल सकते हैं जिससे तुम्हारा मैनेजरियल स्किल्स बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट, रोल प्लेइंग। व्हाट इज रोल प्लेइंग? रोल प्लेइंग क्या होता है? हमने फिल्मों में देखा है कि पर्टिकुलरली एक रोल असाइन किया जाता है, डायरेक्टर वो रोल को बहुत अच्छी तरह समझाता है एक्टर को, बट हमने यहां पे भी देखा है कि कौन ये रोल कितना अच्छी तरह से, जैसे कई कई फिल्म ऐसी है जहां पे हम लोग किसी दूसरे एक्टर को अज्यूम भी नहीं कर सकते, सर इसके अलावा अगर ये रोल कोई और करता तो वो इतना पावरफुली नहीं कर पाता। ऐसे कई रोल्स हमने आज भी तक देखे हैं। तो उसी तरह ये भी एक तरह का ट्रेनिंग मेथड है। इसमें क्या था? रोल प्लेइंग के अंदर एक सिमुलेशन सिचुएशन के अंदर आपको रोल प्ले करने का कहा जाता है कि आपको प्ले करना है इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल, आपको प्ले करना है ये वाले मैनेजर को, आपको प्ले करना है ये वाले मैनेजर को, और जो सीनियर्स है वो बैठ के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आप वो रोल कैसे प्ले कर रहे हो। इनफैक्ट अगर कोई क्रिटिसिज्म, अगर कोई एप्रिसिएशन है, तो दे विल एक्सप्लेन यू आफ्टर कंप्लीटिंग दैट रोल प्लेइंग सेशन। कुछ समझे बात को? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रोल प्लेइंग। उसके बाद वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी वीटी बोलते हैं इसको, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इनफैक्ट ये क्या है? ये बहुत पुराना मेथड एक्चुअली। यहां पे ऐसा है कि आपको एक सिमुलेटेड इंटीमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर आपको ले जाएगा। वहां पे मशीन्स पूरे रखे हुए, इनफैक्ट मशीन से देखिए, मशीन का बॉक्स रखा है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एनवायरनमेंट में अगर आप किसी को ट्रेन करोगे, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए। इज इट क्लियर? अगर एक्चुअल एनवायरनमेंट में हमने कोई ट्रेनिंग दिया तो हो सकता है वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, मैं बता रहा हूं मशीन के अंदर क्या है, कौन सा बटन प्रेस करना है, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है। वो एक्चुअली मशीन का एक
एक कॉपी रखा गया है, जैसे बिल्कुल वोटिंग में कैसा देखा वो छोटा मशीन था, वहां पे एक्सप्लेन किया था भाई ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, इज इट क्लियर? तो उसी तरह से एक खाली बॉक्स रहेगा जहां पे आपको बताया जाएगा पूरी ट्रेनिंग कि भाई किस तरह का तुमको ये मशीन ऑपरेट करनी है, ठीक है? देन केस स्टडी मस्ट बी हर्ड अबाउट केस स्टडी। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे केसेस है आर टू स्टडी। पिछली बार आज से 5 साल पहले ये XYZ कंपनी में ऐसा ऐसा इशू हुआ था, ऐसा ऐसा डाउनफॉल आया था, उस वक्त वहां के मैनेजर्स ने ये काम किया था। ये केस को अच्छी तरह स्टडी करने से पता चला कि उस वक्त वहां उन्होंने कौन सी गलती किया था और उस वक्त उन्होंने कौन सा एक अच्छा स्टेप उठाया था जिससे उनके कंपनी का डाउनफॉल बचे। व्हाट द पॉइंट? इस तरह से अगर आप बहुत सारे केस स्टडी करोगे ना, यू विल गेन सम नॉलेज। आपको आइडिया आएगा कि कौन सा सिचुएशन में कौन सी कंपनी ने क्या रोल प्ले किया था। इज इट क्लियर? देन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देखो, ट्राई टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फर्स्ट, उसके बाद तो हम लोग टेक्सचुअल कंटेंट से गो थ्रू करने वाले, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्यों? देखो, कहा जाता है कि हमको अपने बिहेवियर, हम जल्दी वाकिफ नहीं होते अपने बिहेवियर से, तो ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग पर्टिकुलरली एक ग्रुप दिया जाएगा जहां पे आपको इंटरेक्शंस करने के लिए कहा जाएगा और इनफैक्ट आपको ये बताया जाएगा कि दूसरे आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं, समझे? और आप दूसरों के बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं। ये ट्रेनिंग एक्चुअली इंटरपर्सनल ह्यूमन स्किल्स जनरेट करने के लिए कि किस तरह आप बहुत सारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, बहुत सारे लोगों के बीच में किस तरह काम कर सके। तो वहां पे लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी और टी ग्रुप ट्रेनिंग, बराबर है? ये टेक्निक डेवलप है ग्रुप डायनामिक्स और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो भी है इन्हें अवेयर किया जाता है कि उनका खुद का बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा है। सेकंड, पार्टिसिपेंट्स को दूसरों के बिहेवियर से किस तरह सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब किस तरह आप देखो, ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बराबर ना? हर इंसान एक दूसरे से, हर एक का बिहेवियर एक दूसरे से अलग अलग है। तो मेरा बिहेवियर आप किस तरह जज कर रहे हो और किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। असेसमेंट सेंटर्स क्या है? असेसमेंट सेंटर एक पर्टिकुलरली ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे एम्प्लॉयज को ले जाया जाता है पर्टिकुलरली सारे ट्रेनिंग देने के लिए। बहुत सारी बार ऐसी होता है कि पर्टिकुलरली ये ट्रेनिंग सेंटर स्पेशली उसके लिए बनाए जाते हैं, जैसे हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, ऐसे बहुत सी जगह पे, इनफैक्ट मुंबई में भी है, कई ट्रेनिंग सेंटर्स है जहां पे ले जाके एम्प्लॉयज को हर एक हिस्से की ट्रेनिंग दी जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, हैव यू अटेंडेड एनी सेमिनार? नहीं किया है? किया है तो बहुत अच्छा। सेमिनार इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग मेथड। आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको इनफैक्ट प्रोजेक्टर पे पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो भी है, करियर ओरिएंटेड सेमिनार हो या कोई भी सेमिनार हो, इनफैक्ट आपको नॉलेज दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, जिसके बाद आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ जाता है वो चीज से रिलेटेड। इज इट क्लियर? वर्कशॉप, वर्कशॉप मतलब कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक वर्कशॉप है, कोई कारखाना है जहाँ पे आप जा रहे हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन आप वहां सिर्फ अगर थोड़ी देर विजिट कर रहे हो, 15-20 मिनट वेट करके देखो, तो आप देख रहे हो कि काम कैसे चल रहा है। आपको किसी ने कुछ भी नहीं समझाया ना अगर, तो भी आप देख रहे हो कि यहाँ इस वर्कशॉप में काम कैसे किया जा रहा है, आप समझे? तो वो सिर्फ देखने में, विजिट करने में, ऑब्जर्व करने में आप बहुत कुछ सीख जाते हो, आपको पता चलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। इज इट क्लियर? देन रीडिंग एंड रेफरेंसेस, क्या है? रीडिंग एंड रेफरेंसेस ऑलवेज इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे तो वो आपके नॉलेज का सोर्स तो बनेगा, जितना ज़्यादा आप रेफर करोगे कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर चीज़, कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर, एंड नाउ अ डेज तो आपको पता है, गूगल कर लो तो कोई भी चीज़ का रेफरेंस आ जाएगा, बराबर है? और वो रेफरेंस में आप एक नहीं बहुत सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर रिलेटेड पढ़ सकते हो। इट्स अ सोर्स ऑफ नॉलेज। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप लोगों की तो स्पेशली है। इनफैक्ट इंसान मरते मरते भी बहुत कुछ सीख सकता है, तो सीखने का कोई एज नहीं है। आप लोग की पर्टिकुलरली है तो कोई भी सीखने का सोर्स अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए। हर बार, एवरी डे यू हैव टू सीक, यू हैव टू टेक सम और सम नॉलेज फ्रॉम अदर्स, बराबर है? कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस कुछ आइडिया है ना? इनफैक्ट ऐसा नहीं है पहली बार सुन रहे कॉन्फ्रेंसेस। आपको एक छोटे से ट्रस्ट में लिया गया है, छोटे से ट्रस्ट में आप एक नए मेंबर हो और उनका मीटिंग हो रहा है, उनका एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रहा है। तो उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भले ही आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन बाकी के लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देख के आपको भी बहुत कुछ नॉलेज आ जाएगा, आप भी बहुत कुछ
तो इस तरह से किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना भी एक नॉलेज का सोर्स बन सकता है, सीखने का सोर्स बन सकता है, ट्रेनिंग का सोर्स बन सकता है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस कैसा होता है कि पर्टिकुलरली मैं एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट लेके आपके सामने आ रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट आइडिया, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट बिजनेस प्रोजेक्ट, आप लोग सब हो साथ में, एंड आई अलाउ यू टू कमेंट ऑन दैट। उस पर और कुछ सजेशन देना है तो मैं तुमको अथॉराइज कर रहा हूं कि तुम उस पर सजेशन, ठीक है इसने पहले सजेस्ट किया सर मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बट उसके ऊपर अगेन स्वाति ने बोला सर अगर इसमें ये भी चीज ऐड होगी ना तो और ज्यादा। तो इस तरह से आइडियाज विल गेट अ फ्री फ्लो, एक के ऊपर एक आइडियाज आते रहेगी और वो मामला, वो जो पॉइंट है वो और स्ट्रांग होते रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें किसी की आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हो ठीक है, लेकिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जब आइडियाज फ्री फ्लो होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। इससे हमें पता चलता है कि कौन क्या आइडिया लेके सामने आ रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इस तरह से ऑन जॉब मेथड और ऑफ जॉब मेथड दोनों खत्म होता है। अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो डेफिनेटली मेरे को पूछो, बराबर है? आगे चले? यस श्योर, ठीक है। अब उसके बाद जो आंसर शुरू होता है वो है इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब, ट्रेनिंग के पीछे खर्चा, वो एक बेस्ट क्वालिटी ट्रेनर को हमने अपॉइंट किया है, वो बंदा आ रहा है, वो ट्रेन कर रहा है, पैसा तो देना पड़ेगा ना। इनफैक्ट ट्रेनिंग अरेंज करना इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, बट उसके बाद ट्रेनिंग का कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग बोलेंगे इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। इज इट क्लियर? तो चार चीजों में हम लोगों को देखना है कि चार चीज जो है यहाँ पे इस मेथड में दिया है। सबसे पहले मेथड जो है कि किस तरह इवैल्यूएट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के जरिए। सबसे पहले क्या, ऑब्जर्वेशन। ट्रेनिंग देने से पहले मैंने ऑब्जर्व किया मेरे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस क्या था, अब मैं ट्रेनिंग देने के बाद उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि उनके परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आए। तो पहला था ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा था टेस्ट रीटेस्ट मेथड। कोई टॉपिक सिखाने से पहले आपका टेस्ट लिया जा रहा है जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद एक टेस्ट लिया जा रहा है टॉपिक सिखाने के बाद। तो दोनों जगह पे क्या डिफरेंस है पता चलेगा, क्या क्या इफेक्टिवनेस है। इनफैक्ट अगर ऐसा क्या ट्रेनिंग के पहले भी वही परफॉर्मेंस है और ट्रेनिंग देने के बाद भी वही परफॉर्मेंस है, तो ऐसे में उसका मतलब हमको पता चलता है कि कोई इतना ज्यादा खास इफेक्टिवनेस नहीं। टेस्ट रीटेस्ट मेथड समझा? ट्रेनिंग देने से पहले आपने टेस्ट किया है और ट्रेनिंग देने के बाद टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद प्री पोस्ट टेस्ट क्या है, प्री पोस्ट परफॉर्मेंस, यानी ट्रेनिंग के पहले का परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग के बाद का परफॉर्मेंस सेम वही। उसके बाद है टेस्ट कंट्रोल मेथड। टेस्ट कंट्रोल मेथड आपने दो ग्रुप डिवाइड किया है, जैसे इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया है, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया है। हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल जैसा परफॉर्म कर रहे, मतलब हमें यह कंक्लूड करना चाहिए कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ इतना इफेक्टिव नहीं था। बात समझे? इज इट क्लियर? उसे कहते हैं टेस्ट कंट्रोल। और क्लास में जो है कर्कपैट्रिक्स 4 लेवल मॉडल, जहां पे आप ये चेक करोगे कि ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस क्या है। चार चीजों में चेक करोगे। सबसे पहले रिएक्शन, जब ट्रेनिंग दी जाती है तो आई कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑफ यू पीपल, तो उससे मैं आसानी से कंक्लूड कर सकता हूं कि कितना इफेक्टिव है ये ट्रेनिंग। कुछ समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है ना? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन। व्हाइल गिविंग द ट्रेनिंग आप ये देखोगे रिएक्शंस क्या है, कौन कितना इंटरेस्टेड है वो ट्रेनिंग अचीव करने में और कौन कितना नहीं। आई ऑलवेज से दैट कि यू पीपल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट्स। नहीं समझा ना? कभी फुर्सत में समझो। रॉकेट कैसा है ना कि जब तक धुआं नहीं निकलता ना उड़ता नहीं। टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स का भी कुछ ऐसा ही है, जब तक एग्जाम्स का फियर नहीं आता है ना तब तक पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते। खैर, रिएक्शन के बाद है लर्निंग। क्या है? लर्निंग। कि वाकई में पर्टिकुलरली ट्रेनिंग देने के बाद नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल से डेवलप हुआ है या नहीं, वो देखो कि कितना फर्क पड़ गया है लर्निंग में। थर्ड, बिहेवियर। बट ऑब्वियस है बिहेवियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग। बिहेवियर, ट्रेनिंग देने के बाद एक पॉजिटिव बिहेवियर हो जाता है, बराबर है। यानी इफ यू कम टू नो अबाउट पर्टिकुलर अकाउंट्स का टॉपिक,
कि भाई आपको ये अकाउंट्स का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझा है और आप इसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपका बिहेवियर उस टॉपिक के बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका बिहेवियर से भी पता चलेगा पर्टिकुलरली कि ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस कितना। लास्ट में जो है अल्टीमेटली रिजल्ट्स, अल्टीमेटली क्या है रिजल्ट। आपका अगर रिजल्ट्स अच्छा आता है तो बट ऑब्वियस से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, ट्रेनिंग इफेक्टिव। ठीक है, जस्ट टेक अ लुक, आई टेक अ ब्रेक इन शॉर्ट और फिर हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं आगे वाले टॉपिक के साथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्राई टू अंडरस्टैंड अप्रेजल। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस, कि कौन सा एम्प्लॉय पर्टिकुलरली कैसा परफॉर्म कर रहा है। दैट इज आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथनेस एंड द वीकनेस ऑफ द परफॉर्मेंस। आप पर्टिकुलरली जो भी परफॉर्म कर रहे हो तो हमको ये देखना है कि आपके परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है। पर्टिकुलरली वही वीक पॉइंट्स को हम लोग और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन वेन केशव इज देयर एक्सप्लेनिंग अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या बोल रहा है? सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन। क्या कर रहा है? सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप किसी के परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब कर रहे हो कि उसका जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथनेस क्या है और वीकनेस क्या है, तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयज जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस। वंस अगेन, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयज जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस। अगर आप किसी के परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब कर रहे हो कि उसका जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑलवेज वेरी गुड थिंग टू कंडक्ट, बरोबर है। सबसे पहले यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या फायदा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से? सबसे पहले आपको पर्टिकुलरली पता चल जाता है परफॉर्मेंस फीडबैक। अगर मैंने आपका टेस्ट कंडक्ट किया है और पेपर चेक करके दिया है तो आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर राइट एंड वेयर यू आर रॉन्ग। अगर आपको कहीं पे लगा सर ये रॉन्ग क्यों दिया आपने, तो पर्टिकुलरली आई विल एक्सप्लेन यू कि देखो ये मिस्टेक थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके मार्क्स कट किए। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू अटेम्प्ट दैट प्रॉब्लम यू वोंट डू दैट मिस्टेक। बात समझे? पता चल जाता है, आपको फीडबैक मिलता है परफॉर्मेंस फीडबैक में। ठीक है, देन उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कौन से टॉपिक में गलती की है, तो कौन से टॉपिक का रिवीजन लिया जाए। इनफैक्ट मैं तुम लोगों का एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अगर तुम लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट किया जाता है तो पर्टिकुलरली ये पता चल रहा है कि आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और उनको कौन सा रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि ये मिस्टेक्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एग्जाम में ना करें। सिमिलरली फॉर एम्प्लॉयज ऑल्सो पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय या ज्यादातर एम्प्लॉयज कहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं और उनको कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट है मोटिवेशन। इफ यू आर रियली परफॉर्मिंग वेल, अगर आप वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इट विल मोटिवेट यू। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आइडेंटिफाई हो जाओगे कि इन सारे लोगों में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो इट विल मोटिवेट यू। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड यू विल गेट हायर रिवॉर्ड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट ही नहीं किया है तो पता ही कैसे चलेगा कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जब ये पता नहीं चलेगा तो हायर रिवॉर्ड्स किसको दिए जाना चाहिए ये भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, देन प्रमोशन। व्हाट इज व्हाट? प्रमोशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर कंडक्ट किया है तो पता चला है कि कौन से एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस क्या है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पर्टिकुलरली उसे डिसाइड करेंगे प्रमोशन देना है या। देन अगर डिस्पाइट ऑफ गिविंग मेनी ट्रेनिंग सेशन फिर भी बंदे का परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता है तो बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस बंदे का डिपार्टमेंट चेंज किया जाए, इसको ट्रांसफर किया जाए। क्या किया जाए? ट्रांसफर। हो सकता है कि शायद दूसरे डिपार्टमेंट में जाके वो अच्छा परफॉर्म करे, शायद ये डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में डिमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, आइदर प्रमोशन और आइदर ट्रांसफर। समझे बात को? या तो अच्छा परफॉर्मेंस हो तो आप प्रमोट करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस डिस्पाइट ऑफ गिविंग मेनी ट्रेनिंग सेशन, बहुत सारा ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता तो बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये पॉइंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या कनेक्शन है? एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स कनेक्शन के ऊपर बेस्ड है और तभी मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप ये कनेक्शन, ये कंसेप्ट याद रखो, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर याद रखोगे ना तो तुम्हारे को पर्टिकुलरली एग्जाम में याद आएगा कि ये चीज का पॉइंट आउट क्या है और पर्टिकुलरली यू विल राइट द अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या कनेक्शन? जैसे अज्यूम करो कि मैंने एक पर्टिकुलर काम एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को दिया है जिसमें 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग। ठीक है, मैंने आप लोगों को वो जॉब अलॉकेट किया और उसके बाद 4 दिनों बाद मैंने उसका रिव्यू लिया कि भाई 4 दिन हो गए, मेरा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो 10 के 10 बंदे लोगों ने बोले कि सर जो काम आपने दिया था वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो वंस अगेन यहाँ पे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो काम मैंने 10 लोगों को दिया था वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ। तो आई स्टार्टेड चेकिंग आउट द परफॉर्मेंसेस। मैंने सबका इंडिविजुअली परफॉर्मेंस चेक किया, तब मुझे पता चला कि 10 के 10 बंदे लोगों ने हैज पुट डाउन देयर बेस्ट एफर्ट्स। उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट्स डाला है, तो भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। इससे मुझे ये पता चला कि जो काम मैंने इनको दिया था वो 10 लोगों का नहीं, ज्यादा लोगों का था, 15 लोगों का था। तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम जब मैं ये काम दूंगा तो आई विल मेक दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा काम कितने लोगों को दिया जाना चाहिए। हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा लोगों को देना चाहिए, हो सकता है कम लोगों को। तो अकॉर्डिंगली आई कैन हैव दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। समझे बात को? इज इट क्लियर? जस्ट रिमेंबर दैट कनेक्शन, बरोबर है? देन मैनेजमेंट लेबर रिलेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने का एक फायदा ये भी है कि एक रिलेशन अच्छा हो जाता है, एक कोऑर्डिनेशन जम जाता है एम्प्लॉयज और मैनेजर्स का। तो दोनों के बीच रिलेशंस बहुत अच्छा था कि कोई एम्प्लॉय है, कोई मैनेजर है, और अगर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट किया जाता है तो एक बोलते हैं ना कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉय और मैनेजर का होता है, जिसकी वजह से एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो सकता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप होता है। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूत के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको प्रमोट क्यों किया, सिर्फ आपको ही क्यों प्रमोट? आई हैव दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल का शीट, मेरे पास पूरा शीट रखा हुआ है जिसमें मेरे पास क्लियर कट पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अप्रेजल का शीट है, और बाकायदा उसके अंदर उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके लिए ही डिजर्व्स प्रमोशन, इसलिए प्रमोट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट किया जाता है, पर्टिकुलरली जैसे आप लोग आप पे लो ना कि आप पर कोई टेस्ट एक प्रॉब्लम के ऊपर कंडक्ट किया जा रहा है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो जनरली मैं जब वो देख रहा हूं आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहां पे गड़बड़ कर रहे हो। तो उस तरीके से मैं वो जगह पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है। इज इट क्लियर? तो जिससे मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज का रिलेशन यानी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इज इट क्लियर? लास्ट में है करियर डेवलपमेंट। इफ यू आर रियली परफॉर्मिंग वेल, आई विल इंटीमेट यू, स्वाति यू आर डूइंग वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपको अपने करियर को यहाँ पे सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो अगेन देयर समवन टू इंटीमेट यू, और परफॉर्म अच्छा कर रहे हो इसीलिए इंटीमेट किया है, राइट? कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स है हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के यूजेस। इज इट क्लियर? कीवर्ड्स का सारा फोल्डर आपके पास है, हाँ, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट, जितना जल्दी हम लोग खत्म करेंगे उतना टाइम हमारे पास रिवीजन का रहेगा। और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि एवरी टाइम आके लेक्चर लेने से एक बार में हम लोग का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है? तो थोड़ा बर्दाश्त करो, एज एग्जाम्स आर कमिंग वेरी फास्ट टू यू। टाइम कब जा रहा है ना पता नहीं चल रहा है। लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बुराई, वैसे देखा जाए तो आई डिक्लेयर दैट कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने की कोई बुराई नहीं, ये हमेशा एक अच्छा ही काम है। आप खुद का परफॉर्मेंस चेक करो ना रोज, तो यू विल ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ। यार मेरे परफॉर्मेंस में ये कमी थी, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल अपग्रेड माई सेल्फ। रोज का कोई भी, इसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसका तरीका गलत हो जाता है ना तो उसके लिमिटेशन सामने दिखाई देते हैं। कुछ समझे? अगर मैं आपका परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहा हूं, यानी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट कर रहा हूं, और अगर मैंने कहीं पे कुछ गलतियां किया वो कंडक्ट करने में, तो मेरा कंक्लूजन रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा? मेरा कंक्लूजन रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से मेरे डिसीजंस रॉन्ग रहेंगे। विल सी इन दैट आंसर के किस तरह की बुराइयां अटैच्ड होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले हेलो इफेक्ट।
वेरी फास्ट जाऊंगा, कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे पॉइंट्स बहुत शॉर्ट टाइम में कवर आसानी से नहीं हो सकते। जनरली 1 से 2 आंसर ही मैं एक लेक्चर में पढ़ाता हूँ, लेकिन एज टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फास्ट, आई हैव टू स्पीक फास्ट। पहला है हेलो इफेक्ट। क्या है हेलो इफेक्ट? आपकी कोई एक अच्छाई देख के मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सारे काम में अच्छे हो। दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज हेलो इफेक्ट। क्या होता है? एक कोई अच्छा पॉइंट देखकर आपने ये जज कर लिया कि ये सारे कामों में अच्छा है। जैसे आपकी पंक्चुअलिटी देखकर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क, आपका स्पीड ऑफ वर्क, आपका क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है। तो दैट माय कंक्लूजन इज रॉन्ग। तो ये होता है एक पहला लिमिटेशन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो इफेक्ट। आपकी एक अच्छाई देखकर मैंने ये कंक्लूड कर दिया कि आप सभी कामों में अच्छे हो। सेकेंड थिंग, हॉर्न इफेक्ट। क्या है? हॉर्न इफेक्ट यानी आपकी एक बुराई देखकर आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि आप सारे कामों में बुरे हो। कुछ समझ में आया? हेलो इफेक्ट एक अच्छाई देखकर, हॉर्न इफेक्ट एक बुराई देखकर। जैसे कोई बंदा बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है मेरे हिसाब, तो दैट डजंट मीन कि द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द स्पीड ऑफ वर्क एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज पुअर। कुछ समझ में आ रहा है? तो एक होता है हेलो इफेक्ट और दूसरा होता है हॉर्न इफेक्ट। तीसरा है सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज दैट? कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने वाले लोग दे अडॉप्ट दिस मेथड सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज हो सकता है उसके पीछे कई रीजन हो। मेजॉरिटी मेरे पास बहुत सारे पेपर्स आ गए, थोड़ा सा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो सिनेरियो है ना इससे कनेक्टेड है क्योंकि वो भी एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है, राइट? आपको नहीं पता आपके पेपर किसके पास जाने वाले। पिछले रिजल्ट से हम लोगों को ये कंक्लूड होता है कि पता नहीं सर मैं यार ये सब्जेक्ट में फेल कैसा हो गया। हो सकता है कि शायद कभी कुछ जजमेंट या जो बंदा, जो टीचर, जो सर, जो प्रोफेसर आपका पेपर चेक करे, हो सकता है उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाए। सभी को ऐसा लगता है, बट ऊपर वाला बेटर नोज के व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, ये तो आपको ही क्या है। तो कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने वाले ना सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट करते, बहुत सारे पेपर्स आते हैं वो एक जैसे मार्क्स सबको देते। इज दैट मेथड इज राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं सबको एक नजर से देख रहा हूं तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मैनेजर बोल रहा है अरे सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अरे मतलब यू आर अडॉप्टिंग सेंट्रल टेंडेंसी। हो सकता है कि आपको काम के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो आप ये बोल रहे हो। अगर आपको गहराई में नॉलेज होता तो आप ये कंक्लूड कभी नहीं करते कि सबका परफॉर्मेंस एक जैसा है। कुछ समझ में आया? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। वंस अगेन परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने में पैसा तो खर्चा होने ही वाला है, कॉस्ट फैक्टर, तो वो भी एक लिमिटेशन है ही। प्रॉब्लम ऑफ लीनियंसी, कुछ लोग बहुत रहम दिल होते हैं। अज्यूम करो कि तुम्हारे भी पेपर्स कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स के पास जाए जो अच्छे से आपको अप्रेज करके दे और जहां वहां से घसीट के आपको पास करवा। लीनियंसी, बट एक्चुअली दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अरे लिखा तो होना चाहिए, कुछ लिखा ही नहीं है तो मार्क्स कैसे देंगे? पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो मार्क्स कैसे दिया जाएगा? और लिखा है, थोड़ा बहुत भी लिखा है, सम पीपल आर वेरी, सम टीचर्स आर वेरी, ठीक है दे दिया मार्क्स। आप समझे बात को? उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये प्रॉब्लम ऑफ लीनियंसी होता है कि भाई ठीक है लीनियंटली चल रहा है सब। तो ये तरीका जो है, ये जो मेथड है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का, कंडक्ट करने का सही मेथड नहीं है क्योंकि आप राइट कंक्लूड नहीं कर रहे हो, आप एक लीनियंट मेथड अपना रहे हो कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत काम किया ना चलता है। इज इट क्लियर? ठीक है। देन लेटेस्ट बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बोलो या कॉलेज का माहौल बोलो, many students they try to be like very nice to their teachers to get some that marks, practical का marks है वो। गुड मॉर्निंग मिस, हाय सर। लेटेस्ट बिहेवियर आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे मिल जाए, राइट? ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही है, मैनेजर से कुछ बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बिहेवियर ताकि ज्यादा मार्क्स मिले। लेटेस्ट बिहेवियर इफेक्ट। प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिक्टनेस, प्रॉब्लम ऑफ कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने वाले कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होते, कई जगह पे वो बिल्कुल भी सब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नो, ही इज रिटन वेरी रॉन्ग पॉइंट, रॉन्ग, बिल्कुल नहीं मार्क्स दूंगा, इज वेरी स्ट्रिक्ट। बट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा लीनियंट लेना भी, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल। बात समझे? इज इट क्लियर? देन स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर
पुराना कोई एक ऐसा मामला था ऑर्गेनाइजेशन में, पुराना कोई एक मामला था ऑर्गेनाइजेशन में जिससे आपका इंप्रेशन मैनेजर पे बहुत बैड हुआ। अब वो बंदे ने अभी तक वो बात दिमाग में रखा। अब आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, वो पास्ट वाली बात को लेके आपको रॉन्ग जज किया जा रहा है। आप समझे, इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? स्पिल ओवर इफेक्ट। यानी पुराना कोई एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से आज तक वो बैड इंप्रेशन हटा नहीं है माइंड से। बात समझे? देन पर्सनल बियास, परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पर्सनल बियास नहीं, थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा रहता है कि भाई किसी को कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वे से पॉइंट्स देना कि भाई ये मेरा ज्यादा करीबी है, रिश्तेदार है, भाई XYZ, तो उसका फेवर ज्यादा है, तो ये हो सकता है। पर्सनल किसी को सपोर्ट करना, पेपर वर्क, परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने में लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है, तो कॉस्ट फैक्टर और पेपर वर्क दोनों एक लिमिटेशन ही है। देन अप्रोप्रिएट टेक्निक, सही तरीका नहीं है। क्या हो गया, 2 मॉड्यूल का मुझे ना रिवीजन लेना था, 2 मॉड्यूल का रिवीजन लेना था। मैंने बोला मुझे कीवर्ड्स और पॉइंट्स का टेस्ट लिख के दो 2 मॉड्यूल, सो दैट यू विल बी परफेक्ट। अगर आप लोग को कीवर्ड्स और पॉइंट्स आते तो यू विल बी इन द बेटर पोजीशन टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम। सर एटलीस्ट 10 पॉइंट में से 6 पॉइंट तो याद है कीवर्ड की वजह से, और अगर पॉइंट मुझे याद है तो मैं कोई भी हाल में उस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करूंगा, कैसे न कैसे कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। बट क्या हो गया, जब मैंने सिर्फ कीवर्ड्स और पॉइंट्स का टेस्ट लिया ना, सभी ने कॉपी किया। अब जब मैंने देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी, लाइक सबने लिखा है। तो क्या ये सही परफॉर्मेंस अप्रेजल? नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे ओरल से लेना चाहिए तो मालूम पड़ जाता कि भाई किसको कितने पॉइंट्स आते और किसको कितना। मेरा टेक्निक रॉन्ग था रिवीजन लेने का। इज इट क्लियर? ठीक है। फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, वैसा ही मैंने एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट किया, टेस्ट कंडक्ट किया, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद स्वाति आ गई मुझसे झगड़ने के लिए, सर आपने मेरे 2 मार्क्स क्यों कट कर दिए? मैंने ये जो आंसर लिखा है और इन्होंने जो आंसर लिखा है बिल्कुल सेम है, और क्या हो गया? तो मैं बोल रहा हूँ एक काम कर, 2 मार्क्स ज्यादा ले ले, मुझे कोई कॉन्फ्रंटेशन आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। उस डर से मैंने इसको ज्यादा मार्क्स दे दिए। ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है अपना लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, 3 प्रॉब्लम्स, 3 फियर ऑफ CPL। ये उसका कीवर्ड है। कीवर्ड का वो जो फोल्डर है वो तुम्हारे को ग्रुप में मिल जाएगा। डेफिनेटली सारे कीवर्ड्स विल हेल्प यू अ लॉट। परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, मेथड बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज सही नहीं।